अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारा आज का जो लेसन है वो वायरल डिजीज़ के ऊपर है। इसमें हमने कुछ वायरल डिजीज़ के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले बात करते हैं स्मॉल पॉक्स की। स्मॉल पॉक्स जिसे आम चीचक की बीमारी के बारे में भी आपने सुना होगा, उसी तरह ये बीमारी है। तो ये पॉक्स वायरसेस की वजह से होती है। ये वो वायरसेस हैं जिनमें जेनेटिक मटेरियल डीएनए है और ये होस्ट की मेम्ब्रेन से अपने आप को कवर कर लेते हैं, इसलिए इसको हम कहते हैं कि ये डीएनए एनवेलप्ड वायरस है। कदीम वक्तों में ये एक एपिडेमिक के तौर पर तेज़ी से चाइना में फैला था और इसके बाद 12th सेंचुरी बिफोर क्राइस्ट उसमें इसके बारे में रिपोर्ट किया गया। 20th सेंचुरी की शुरू में इसके बारे में रिपोर्ट किया गया। ये जो बीमारी थी उस वक्त तमाम दुनिया में यकसां फैल चुकी थी। तो स्मॉल पॉक्स में छोटे छोटे उभरे हुए वेजिकल थैलिया नुमा स्ट्रक्चर जो है वो दाने नुमा स्ट्रक्चर जो है वो बॉडी पर बनते हैं और बाद में वो आपके जिस्म पर स्कार्स भी छोड़ जाते हैं जब आप उनको छेड़छाड़ करते हैं या उनको स्क्रैच करने की कोशिश करते हैं, तो इन्हें पॉक्स कहते हैं। तो 1950 के ज़माने में फिर इम्यूनाइजेशन का सिस्टम स्टार्ट हुआ। कंट्रोल मेजर्स जो है उनको इख्तियार किया गया कि कैसे इससे बचा जाए, कैसे इसको रोका जाए और उसे इसका ख़तरा जो है वो थोड़ा सा कम हो गया। लेकिन जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ का मतलब है कि जहाँ पर गुर्बत बहुत ज़्यादा है, जहाँ पर कहत वगैरह पड़ते हैं, हाइजीन और सेहत सफाई की जो हालतें हैं वो ज़्यादा अच्छी नहीं है। और ये उन कंट्रीज़ की बात हो रही है जो बर-ए-आज़म अफ्रीका में जो है वहाँ पर एथोपिया वगैरह, जहाँ पर कहत साली, खुश्क साली और ग़िज़ाइयत की कमी, मेल न्यूट्रिशन जो है वो बहुत ज़्यादा थी। तो ये वहाँ पर अभी भी थोड़ा सा ख़तरा है। 1980 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो कि सेहत के मामलात के ऊपर तमाम दुनिया में काम करती है, उसने कहा था कि इसको अब हमेशा के लिए स्मॉल पॉक्स को दुनिया से ख़त्म कर दिया गया। हर्पस सिम्प्लेक्स ये जो वायरस है जो कि इसको फैलाता है उसका नाम हर्पस वायरस है। डीएनए वायरस है, यानी इसमें जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है और ये नेचुरली अकरिंग डिजीज़ है जो कि इंसानों में फैलती है। इसमें छोटी छोटी वॉस्कुलर लेजन्स बनती हैं, एपिथेलियल लेयर ऑफ एक्टोडर्मल टिश्यूज़। हर जो बॉडी की लेयर होती है, बॉडी का टिश्यू या ऑर्गन होता है, उसमें सबसे बाहर एपिथेलियल लेयर ऑफ सेल्स होती हैं जो कि सबसे बाहर की तरफ पाई जाती हैं। तो ये उसके अंदर जो वायरस है इन्फेक्ट करके वहाँ पर जो है प्रॉब्लम्स जो है क्रिएट कर देता है और उससे उभरे हुए हिस्से जो है वो स्कार से जो है वो बन जाते हैं। मोस्ट कॉमनली दिस डिजीज़ अकर्स इन माउथ, वन ऑन द लिप्स और एट अदर स्किन साइड। या तो आपको स्किन पर इसका इन्फेक्शन दिखेगा क्योंकि स्किन के बाहर की तरफ भी एपिथेलियल एपिडर्मल टिश्यू मौजूद है और इसके अलावा ये मुंह के पास आपको दिखेगा इसका इन्फेक्शन। अगला है इन्फ्लुएंज़ा। इन्फ्लुएंज़ा वायरस भी इन्वेलप्ड है और ये आरएनए वायरस है। आरएनए वायरस से यहाँ हमारी मुराद है कि इसमें आरएनए जेनेटिक मटेरियल के तौर पर पाया जाता है। ये भी बहुत तेज़ी से फैलने वाला है। हाथों में अगर किसी के वायरस लगा हुआ है, आपने हाथ शेक कर लिए और या आपने कोई छूने वाली चीज़ ऐसी पकड़ा दी किसी को जिसको इन्फ्लुएंज़ा हुआ था, तो ये फैल जाता है। तो ये जब फैलने पे आता है तो ख़ासी बड़ी तादाद में आबादी को मुतासिर करता है। उन दिनों आप देखते हैं कि जो नज़ला ज़ुकाम की कैफियत होती है वो हर बंदे को तंग कर रही थी, हर इंसान को तंग कर रही थी। तो ये उसी से मिलती जुलती चीज़ है। उसके बाद है मम्स एंड मीज़ल्स। मम्स एंड मीज़ल्स ये जो वायरसेस हैं इनका एक ग्रुप है जिसे हम कहते हैं पैरामिक्सो वायरसेस। ये साइज़ में बड़े हैं, इनके बाहर एनवेलप है, आरएनए इनका जेनेटिक मटेरियल है। मम्स जो है ये बहुत कॉन्टेजियस है कि ये छूने से, टच से फैल जाती है। अगर कोई बंदा इन्फेक्टेड है तो क्योंकि ये आम आँख से तो नज़र नहीं आता, अगर उसके हाथ पे या उसके कोई नेज़ल सिक्रीशन वगैरह इस तरह से कोई निकल रही है तो उसमें ये वायरस हो सकता है जिसकी वजह से छूने से ये फैल सकती है। लेकिन ये जानलेवा नहीं है। सेल्डम फैटल का मतलब है कि ये मोस्ट प्रोबेबली ये जानलेवा नहीं होती। 60% जो एडल्ट हैं वो इसके इम्यून हो चुके होते हैं। हमारी बॉडी का जो इम्यूनिटी सिस्टम है जिसे क़ुव्वत मुदाफ़त का निज़ाम कहते हैं वो इससे लड़ना सीख चुका होता है। मीज़ल्स कहते हैं खसरे को। तो जो खसरा है ये बहुत कॉमन डिजीज़ है जो बचपन में बहुत ज़्यादा होती है, कभी कभी एडल्ट ऑर्गेनिजम्स में भी होती है और ये भी पास्ट में खासा नुकसान इंसानियत को पहुंचा चुकी है। तो जब ये एक दफ़ा हो जाती है तो उसके बाद आपके जिस्म में इम्यूनिटीज़ बन जाती है इसके ख़िलाफ़, जिसकी वजह से दोबारा जब इसका एक्शन होगा तो ये बीमारी आपको नहीं होगी।
वैसे अब इस तरह की बीमारियों की वैक्सीन भी अवेलेबल है, जैसे खसरे की वैक्सीन है जिसे छोटे बच्चों को पैदाइश के जो बाद मखसूस दौरानिए में मुख्तलिफ बीमारियों की जो वैक्सीन होती है वो दी जाती है, उसी तरह उसमें खसरे की भी होती है। पोलियो, आपको पता है कि तमाम मुल्क भर में पोलियो की आजकल कैंपेन भी चल रही है। ये भी बड़ी ख़तरनाक बीमारी है। पोलियो माइलेटिस इसका पूरा नाम है, पोलियो वायरस से फैलती है और तमाम दुनिया में यकसां ये स्प्रेड हुई थी, लेकिन जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उन्होंने इसको कवर अप कर लिया है। बचपन के दिनों में छोटे बच्चों में अगर ये वायरस अफेक्ट कर दे तो ये उनकी लिम्स को, जो हैंड लिम्स हैं, टांगे हैं, उनके मसल्स को और नर्व्स को इतना नुकसान पहुंचा देता है कि उनमें थोड़ी सी चलने में प्रॉब्लम आ जाती है और लिम्स की डेवलपमेंट सही से नहीं हो पाती। तो ये आरएनए वायरस है। इसका जो कैप्सिड, इसका जो सिर है वो गोल है शक्ल में, और अब इसकी भी वैक्सीन है जिसको 5 साल तक आपको पता है कि हर बच्चे को लेनी होती है। तो उस वक्त तक फिर इसमें इसके मुताबिक जो है इम्यूनिटी आ जाती है और फिर ये प्रॉब्लम नहीं होता। तो ये स्मॉल पॉक्स से अफेक्टेड बच्चा है जिसकी स्किन दिखाई जा रही है। हर्पस सिम्प्लेक्स का जो इन्फेक्शन है आप देख रहे हैं, रेड रंग के दाने से बने हुए हैं, स्किन सारी रेड हो गई है होंठ के पास। मम्स, आप देख रहे हैं कि कान और उसके नीचे का एरिया, गला और उसका नीचे का एरिया सूजा हुआ है। मीजल्स, पूरे फेस और जिस्म पर सुर्ख रंग के बहुत ही बारीक छोटे छोटे दाने बनते हैं जिसे खसरा कहते हैं हम आम ज़बान में। रेट्रोवायरसेस, आरएनए ट्यूमर वायरसेस हैव बी नोन फॉर मैनी ईयर्स। इन वायरसेस के बारे में भी बहुत अरसे से तहकीक हो रही है। ये भी वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन नेचर हैं, यानी ये तमाम दुनिया में ही फैले हुए हैं और ये जिस्म में ट्यूमर्स पैदा करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे वायरसेस ऐसे हैं जो कि बहुत सारे एनिमल्स में भी प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, जैसे कि फाउल परिंदे, रोडेंट्स जो कुतर के खाने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं, और कैट्स, बिल्लियाँ वगैरह। तो ज़्यादातर इनसे रिलेटेड जो एक वायरस है जो कि हम में भी फिर आगे प्रॉब्लम क्रिएट करता है वो है HIV, और इसका पूरा नाम है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, और ये कॉज करता है एड्स। एड्स का पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। कुछ सालों पहले पेपर में एक सवाल आया था 2 नंबर का कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एड्स, व्हाट डू यू मीन बाय एड्स। तो बच्चों को ये नहीं पता था कि वहाँ पर उसका पूरा नाम लिखना है कि ये वो डिजीज़ है जिसका नाम है एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम एंड इट इज़ कॉल्ड बाय HIV, और HIV का फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। अच्छा जी, अब ये वायरस कैसा है? ये ट्यूमर पैदा करता है। ट्यूमर में आपको पता है कि सेल्स की जो एबनॉर्मल ग्रोथ है वो होती है, और ये आरएनए रखता है एज जेनेटिक मटेरियल। इसमें सिंगल स्ट्रैंडेड जो है वो आरएनए होता है। इनको रेट्रोवायरसेस या ऑन्कोवायरसेस भी बोलते हैं। इनका जो कैप्सिड है या शक्ल जो है वो गोल सी होती है, डायामीटर 100 नैनोमीटर के पास है। होस्ट की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अपने बाहर कवरिंग की तरह इस्तेमाल कर लेते हैं और इसीलिए इसको हम कहते हैं कि ये एनवेलप्ड है। Although a few retroviruses are non-specific that they can infect any cell, most of them can infect only host cell and they possess required receptors. आम तौर पर हर सेल के अंदर कुछ मखसूस प्रोटीन्स के बने हुए रिसेप्टर्स, ऐसी जगह होती हैं जहाँ से ये जो वायरसेस होते हैं ये अटैच होकर सेल के अंदर दाखिल हो जाएं या अपना। अब जब वायरस की हम बात करें तो वो जब किसी सेल के ऊपर अटैक करते हैं तो वो पूरे का पूरा सेल के अंदर नहीं एंटर होता, वो मेनली अपने जेनेटिक मटीरियल को एंटर करता है। So in case of AIDS virus, the host cell possesses a receptors which allows the viral absorption and penetration in several types of leukocytes, which are the white blood cells and tissue cells. तो AIDS का वायरस क्या करता है? ये भी बाकी के वायरसेस की तरह होस्ट के सेल पर रिसेप्टर्स के साथ अटैच हो जाता है, लैंड करता है उसके ऊपर और अपने DNA को अपने RNA को विच इज़ द जेनेटिक मटीरियल सेल के अंदर एंटर कर देता है और सेल की पूरी मशीनरी पर काबिज हो जाता है। अब आपको पता है कि हमारे जो ब्लड है उसमें 3 तरह के सेल्स हैं, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। तो ये प्लेटलेट्स को और रेड ब्लड सेल्स को तो नहीं करता डिस्टर्ब, ये मेन अटैक करता है हमारे ल्यूकोसाइट्स को, हमारे वाइट ब्लड सेल्स को, जो कि है हमारे जिस्म का इम्यूनिटी सिस्टम, और वहाँ पर किल कर देता है वाइट ब्लड सेल्स को, जिसकी वजह से हमारा इम्यूनिटी सिस्टम जो वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाता है, डैमेज हो जाता है। और जब इतना डैमेज हो जाएगा कि कोई किसी भी बीमारी का जो जरासीम है वो हमारे जिस्म में अटैक करेगा तो वो बीमारी भी लाहक हो जाएगी, और साथ में ये वायरस खुद भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा होता है। तो ये एक एंजाइम को इस्तेमाल करता है जिसका नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज।
जो कि सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए को डबल स्टैंडर्ड वायरल डीएनए में कन्वर्ट कर देता है। आरएनए एक ऐसा न्यूक्लिक एसिड है जो कि एक स्ट्रैंड पर मुश्तमिल है, और डीएनए एक ऐसा न्यूक्लिक एसिड है जो जब पाया जाता है तो डबल स्ट्रैंड की शक्ल में होता है। लेकिन यहाँ पर जो ये वायरस है HIV वायरस, ये इस एंजाइम की मदद से अपने डीएनए को, अपने जो आरएनए है उसको डीएनए की शक्ल में कन्वर्ट करा लेता है, ट्रांसक्रिप्शन को रिवर्स करा देता है, अपनी कॉपी आरएनए से तैयार करवा देता है और उसको डबल स्ट्रैंडेड करवा के ताकतवर हो जाता है। इसके अलावा इसका जो डीएनए वो होस्ट के सेल के अंदर सारी मशीनरी पर कब्जा भी पा लेते हैं। ये होस्ट के जीनोम के अंदर दाखिल हो जाता है, उस वक्त प्रो वायरस इसे कहते हैं। उसके बाद जब यही सेल्स डिवाइड करेंगे तो इसका जो डीएनए है उन कॉपीज़ के साथ तैयार होता चला जाएगा, और ये नॉर्मल सेल्स के अंदर कन्वर्जन करके उनको कैंसरस सेल में तब्दील कर देगा। और जब कोई सेल कैंसरस सेल में तब्दील हो जाता है तो हम कहते हैं कि ये ट्यूमर फॉर्मेशन की तरफ लीड करेगा और इन्फेक्शन जो है वो बढ़ता चला जाएगा। एड्स 1980s में एड्स के बारे में मालूम हुआ कुछ डॉक्टर्स को। फिजिशियन उन डॉक्टर्स को कहते हैं जो कि अद्वियात के थ्रू आपका इलाज करते हैं। और ये जो पेशेंट्स जिनको चेक किया जा रहा था उनको नमूनिया बहुत शदीद हो गया था। तो नमूनिया में आपको पता है कि फेफड़ों में इन्फेक्शन होती है, पानी भर जाता है, सांस लेने में दिक्कत होती है, और फिर इसमें शिद्दत आती चली जाती है और ये जानलेवा भी साबित हो सकती है। तो जैसे ये डिसीज़ जो है वो डिस्कवर हुई, मालूम हुआ कि ये हर तरह के लोगों में जो है वो फैलती चली जा रही है, और ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू भी फैलती चली जा रही है। तो वैसे भी ब्लड ट्रांसफ्यूज जब किया जाता है तो उसको स्क्रीन किया जाता है, तो इस पर अब और ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। फिर 1984 में इसके बारे में एक रिसर्च टीम ने काम किया, जो कि एक इंस्टीट्यूट था, पास्टर इंस्टीट्यूट फ्रांस में और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ अमेरिका USA में। और 1986 में मालूम हुआ कि ये बीमारी एक वायरस की वजह से हुई है, और इस वायरस का नाम है HIV। द मेजर सेल इन्फेक्टेड बाई HIV इज़ द हेल्पर T लिम्फोसाइट। वाइट ब्लड सेल्स जो हैं इनकी आगे से बहुत सारी किस्में हैं। उन किस्मों में से एक किस्म T लिम्फोसाइट कहलाती है। ये हमारे इम्यूनिटी, क़ुव्वत मुदाफ़अत के निज़ाम का एक बहुत बड़ा अहम पार्ट होती है। जब ये सेल्स तबाह हो जाएंगे तो किसी भी बीमारी के जर्म जब हमारे जिस्म में अटैक करेंगे तो वो बीमारी हमें होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि हमारी बॉडी के लिए हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है, हमारे जो वाइट ब्लड सेल हैं वो हमारी आर्मी की तरह हमारे काम करती हैं। और ये जो हमारी प्रोटेक्टिव हमारे जो सेल्स होते हैं ये हमारे जिस्म को जितने भी तरह के जर्म्स हैं उनसे बचाने की कोशिश करती है। उसके बाद सेल्स में जो नर्वस सिस्टम है उनके अंदर भी इन्फेक्शन जो है HIV का फैल जाता है, और ये होस्ट स्पेसिफिक है, यानी इसमें हर जो ऑर्गेनिज्म है उसमें हम इसका इन्फेक्शन नहीं देख सकते। फ़िलहाल ये मालूम हुआ है कि मंकीज़ में भी था और इंसानों में भी आया। अब आप देख रहे हैं कि इस वायरस में रेड कलर की नॉब लाइक स्ट्रक्चर जो हैं वो स्पाइक्स हैं। उसके बाद इसने बाहर की तरफ एक प्रोटेक्टिव शीट सिक्रीट की हुई जिसे वायरल एनवेलप कहते हैं। सफ़ेद रंग के गोल जरदानों की शक्ल में आपको एंजाइम्स दिखाए गए हैं। एंजाइम्स बेसिकली तो प्रोटीनी नेचर होते हैं। यहाँ इस एंजाइम का नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, जो कि इसको अपनी कॉपी तैयार करने में मदद देता है। एक बाहर प्रोटेक्टिव हेड लाइक स्ट्रक्चर है इसका, जिसे हम कह रहे हैं प्रोटीन कैप्सिड, रॉड सा इसकी शेप है, और सबसे अंदर लाल रंग के बलदार 2 हिस्सों में सिंगल स्ट्रैंडेड इसका RNA है। HIV हस्बैंड वाइफ को भी हो सकता है आपस में, और मदर से बेबी को भी हो सकता है जब वो उसको दूध पिला रही हो, और अगर खून को स्क्रीन किए बगैर, चेक किए बगैर किसी ज़ख्मी इंसान को लगा दिया जाए, या किसी की सर्जरी हो रही हो उसमें भी लगा दिया जाए, तो फिर नुकसानदेह साबित हो सकता है और इन्फेक्शन कॉज हो सकती है। अच्छा जी, उसके बाद जो लोग इस बीमारी का इलाज कर रहे हैं उनको भी, अगर उन्होंने प्रोटेक्टिव मेजर्स नहीं लिए, उनको भी हो सकता है। तो जो ये एक दूसरे के ब्लेड्स यूज़ करना, सिरिंज जो है, जो कि लोग मनशियात के आदी होते हैं वो एक दूसरे के साथ सिरिंजेस शेयर करते हैं, और कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स भी होते हैं कि जो जहाँ पर ब्लड टच कर जाता है तो किसी के भी इंसान के ब्लड को डायरेक्टली हाथ से टच नहीं करना चाहिए, किसी साफ़ चीज़ से जो है वो करना चाहिए, क्योंकि उसके जिस्म में जो इन्फेक्शियस जर्म्स हैं वो आप तक ऐसे मुंतकिल हो सकते हैं। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि सिरिंज इस्तेमाल करके उसको बिल्कुल डैमेज करके फेंकें, ताकि कोई और उसका इस्तेमाल ना करे। जब ब्लड जो है उसकी ट्रांसफ्यूजन करें, जब ब्लड किसी को लगाया जाए तो उसकी प्रॉपर स्क्रीनिंग हो, और इस बात का श्योरिटी हो जाए कि उसमें HIV का इन्फेक्शन नहीं है। और किसी के साथ भी चीज़ें इस तरह से शेयर ना की जाए कि जिसमें आपका जो है वो जर्म्स मुंतकिल होने का ख़तरा हो।
HIV के बारे में कहा यह जाता है कि वैक्सीन बनाई गई है जिसको 2001 के शुरुआत में साउथ अफ्रीका में देखा गया है कि इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं है। कोई फ़ाइनल अभी तक हमारे पास मालूमात नहीं है कि जिसमें हम कहें कि जी वाकई इसका इलाज शुरू हो गया है। अब आप देख सकते हैं ये एक होस्ट का सेल है। यहाँ पर HIV वायरस ने एक रिसेप्टर के साथ इस होस्ट सेल पे अटैच किया अपने आप को। इस रिसेप्टर का नाम है CD4 और उस जगह को हम कह रहे हैं CD4 रिसेप्टर साइट। अब वायरस खुद बाहर ही रह गया। इसने अपना जो एंजाइम है और अपना जो RNA उसको सेल के अंदर दाखिल कर दिया। अब इसने क्या किया, वायरस के जो RNA है इसने आगे आया, इसने वायरस ने एंजाइम की मदद से रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट की मदद से अपने जो RNA है उसकी कॉपी बना दी। जब कॉपी बना दी तो इसमें एक स्ट्रैंड RNA का है, एक DNA का है। इसे हम कहेंगे RNA DNA हाइब्रिड। हाइब्रिड उस चीज़ को कहते हैं जिसमें दो अलग चीज़ें इकट्ठी हो जाएं। अब जब इसने इकट्ठा होकर पूरी एक डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर बना दिया तो हम इसको कहेंगे DNA। ये DNA होस्ट के न्यूक्लियस के अंदर चला गया। होस्ट के न्यूक्लियस के अंदर जाकर उसके DNA के अंदर अपने आप को इसने शामिल कर लिया और उस वक्त हम इसके जो DNA है उसको कह रहे हैं प्रोवायरस, क्योंकि अब ये होल्ड कर लेगा सेल की मशीनरी को। अब यहाँ पर आप देखते हैं कि ये न्यूक्लियस से बाहर निकलता है, ये वायरल प्रोटीन्स को तैयार कर रहा है, छोटे छोटे कैप्सिड तैयार हो रहे हैं। इसने अपनी कॉपीज़ तैयार की हैं और उन कॉपीज़ के अंदर इसका जो RNA है वो मौजूद है। और जब ये सारा असेंबल होता है तो ये होस्ट के सेल को बर्स्ट करके बाहर निकल गया। तो ये सारा HIV वायरस का लाइफ साइकिल है। अगर आपको पेपर में ड्रॉ करने के लिए है तो आपने इसको लिखना है। अगली बीमारी है जी हेपेटाइटिस। जिगर के होने वाली बीमारी है, जिगर में सोजिश पैदा करती है, वायरस की वजह से होती है। वैसे टॉक्सिक एजेंट्स या ड्रग्स कुछ ऐसी आपने ले ली जो आप जिनके बारे में आपको नहीं मालूम था, उसकी वजह से भी जिगर के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। हमारे जिस्म में जिगर एक ही है, बड़ा है, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। वो ऑर्गन जो दो पाए जाते हैं, जैसे कि किडनीज़ हैं, तो उसमें अगर एक किडनी में प्रॉब्लम है तो दूसरी किडनी जो है वो संभाल लेती है। लेकिन लिवर जो है हमारा ऐसा वाइटल ऑर्गन है कि ये एक ही है और हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो सोजिश पैदा होती है, इसके नतीजे में जिस्म थका थका रहता है, लिवर अपना साइज़ जो है वो उसका इन्हांस हो जाता है, आपके पेट में दर्द रहती है, जॉइंटलेस आपको यरकान की कैफियत रहती है, आपको बुखार रहता है और वो ठीक नहीं होता। हेपेटाइटिस आगे से बहुत सारी छोटी छोटी किस्मों में तकसीम कर दिया गया क्योंकि बहुत सारे ऐसे वायरसेस हैं या कंडीशंस हैं जो कि हेपेटाइटिस कॉज करती हैं। जो हेपेटाइटिस C है वो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है। तो हेपेटाइटिस A जो है ये फ़िकल मटेरियल के कांटेक्ट से आता है। अगर आपके फ़िकल मटेरियल में इसके जो वायरसेस थे वो रिलीज़ हुए जिस्म से और वो कहीं खाने पीने की चीज़ के साथ किसी सोर्स के थ्रू, किसी इनडायरेक्ट सोर्स के थ्रू, पानी के थ्रू जो है वो शामिल हो गए, पीने वाले पानी के थ्रू शामिल हो गए। इसी तरह हेपेटाइटिस B जो है इसे सीरम वायरस कहते हैं। हेपेटाइटिस C नॉन A नॉन B हेपेटाइटिस कहलाता था, अब इसको C का नाम रख दिया गया। ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू होता है। ये मदर से चाइल्ड को भी हो सकता है अगर मदर प्रेग्नेंट है और एक बच्चे की डेवलपमेंट उसकी बॉडी में हो रही है, और हस्बैंड वाइफ को भी हो सकता है। तो इस तरह से हेपेटाइटिस C भी बड़ा जो है वो नुकसान पैदा करने वाला, लिवर को बहुत डैमेज करने वाला किस्म है। हेपेटाइटिस D डेल्टा हेपेटाइटिस कहलाता है। हेपेटाइटिस E ये वो वायरस है जो कि इन्फेक्टेड ऑर्गेनिज्म के फीकल मटेरियल की कंटेमिनेशन की वजह से जो है फैलता है। तो इसीलिए सेहत और सफाई की जो ज़रूरत है वो आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हेपेटाइटिस F भी है, हेपेटाइटिस G भी है, लेकिन इनके वायरसेस के बारे में हमें अभी ज़्यादा मालूमात नहीं है। तो वायरसेस जो कि हेपेटाइटिस A B और C कॉज करते हैं उनके बारे में रिसर्च जो है वो खासी बेहतर हमें पता चल गई है। ये RNA वायरस हैं, इनके बाहर एनवेलप नहीं है। हेपेटाइटिस C को कॉज करने वाला जो वायरस है उसको HCV कहते हैं। ये RNA वायरस है, यानी इसमें इसका जेनेटिक मटेरियल जो है वो RNA की शक्ल में होता है। और जो ज़्यादातर काम है वो हाल्बर एंड को वर्कर्स ने 2001 में पेग के ऊपर अपने तजर्बात करके और इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करके की थी। और उसके अलावा हेपेटाइटिस E के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन जो है वो हमें अभी तक मिल चुकी है। हेपेटाइटिस B HBV जो है ये कहलाता है वायरस। इसका ये सेकंड मेजर फॉर्म है जो ज़्यादा बड़ी तेज़ी से फैलती है और ये DNA वायरस है, यानी इस वायरस में जो जेनेटिक मटेरियल है वो DNA की शक्ल में है। ये एशिया में, चाइना में, फ़िलीपींस, अमेरिका, मिडल ईस्ट, कुरून वस्ती के जो ममालिक हैं, जो अरबी ममालिक हैं, उस तरफ वहाँ फैला हुआ है ये ज़्यादा। हेपेटाइटिस B जो है बॉडी फ्लूइड्स के एक्सचेंज से फैल जाता है, जैसे कि ब्लड सीरम, माँ का दूध और थूक, और माँ की वजह से होने वाले बच्चे को भी हो सकता है, हस्बैंड वाइफ को हो सकता है।
हेपेटाइटिस बी के जो मेन अलामात है उसमें थका रहना, भूख का ना लगना, यरकान की कैफियत रहना, और इस तरह से ये बातें जो हैं वो शामिल हैं। तो हेपेटाइटिस आपके जिस्म को इतना ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है कि वो लिवर को बिल्कुल नकारा कर देता है और ये जानलेवा भी साबित हो सकता है। अब आहिस्ता आहिस्ता इनकी भी जो वैक्सीन्स हैं वो बन रही हैं और बेहतर तरीके से इनको पहचानने की कोशिश भी की जा रही है, ताकि ब्लड ऑर्गन टिश्यू वगैरह जो है अगर कोई डोनेट करता है तो उसको भी चेक किया जाए कि हेपेटाइटिस के जरासीम उसमें ना हो। और वैसे भी सेहत और सफाई की कंडीशंस का बड़ा ख्याल रखना चाहिए ताकि हम इन सारी जानलेवा बीमारियों से बच सकें।